अच्छा आईआरएस के सब इतना बढ़िया नौकरी था, आप छोड़ दिए राजनीति करने के लिए? नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं। हाँ, समाज सेवा समाज सेवा के लिए। और समाज सेवा में क्या है कि एज ए इंडिविजुअल पत्नी आपको डांटी उठी नहीं, सब लोग डांटे, सब लोग नाराज थे कि कहाँ इतनी अच्छी नौकरी है उसको छोड़ के जा रहे हो। लेकिन अब मैं तो उसको हासिल कर लिया था ना, तो मेरे को और कुछ आगे करना था। हमारे पिताजी हमेशा बोलते थे कि आप नौकरी छोड़ दिए, मैंने नौकरी छोड़ा, आपने समाज सेवा करेंगे, तो समाज सेवा के लिए बीजेपी की क्या जरूरत है? आप तो ऐसे भी समाज सेवा कर सकते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखिए अभी क्या है कि अब हम सनातनी आदमी हैं, हमारे अंदर सनातन की भावना है, देश प्रेम की भावना है, देश को जोड़ने की भावना, देश को आगे बढ़ाने की भावना। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को तो सोचना पड़ेगा ना, कौन समाज हित में काम कर रहा है ज़्यादा, कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं। सनातनी है क्या सनातन विचारधारा? अब सनातन क्या है कि हमारी जो पुरानी धरोहर है, जो वर्षों से, हजारों वर्षों से चला आ रहा है, जो हमारे जीवन जीने की शैली है, जो हमारे पूजा पाठ की शैली है, जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है, तो उसके अंदर ये सब गहन चीजें हैं। तो उसी को लेकर ये सनातन धर्म जो है वो आगे बढ़ रहा है। पैंट शर्ट सनातन धर्म है कि नहीं? नहीं, कपड़े हैं, पैंट शर्ट कपड़े हैं, तो कपड़े में पैंट शर्ट, देखिए समय के साथ परिवर्तन होता है, सुविधा के अनुसार परिवर्तन होता रहेगा। हाँ बिल्कुल, सनातन का मतलब ही है कि सदैव आप परिवर्तन लेते आइए समय के हिसाब से। प्रकृति का शाश्वत नियम है। पहले तो लोग नमस्कार, स्वराज पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं कन्हैया भिलारी, मेरे बगल में बैठे हैं विनोद चौबे जी। विनोद चौबे पूर्व आईआरएस अधिकारी हैं। बिहार में खासतौर से बक्सर विश्वामित्र की नगरी बक्सर में ये समाज सेवा का काम कर रहे हैं, नौकरी छोड़ करके, बीआरएस लेकर के। बहुत बड़ी कुर्बानी दी है इन्होंने अपनी सर्विस की, समाज के प्रति समर्पित होकर के। तो सबसे पहले विनोद चौबे जी, मैं आपका स्वागत करता हूं स्वराज पोस्ट में। हाँ, थैंक यू, धन्यवाद। क्या चल रहा है बक्सर में? अब तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ चालू है, और विशेषकर अभी इलेक्शन वाला टाइम है तो और ज़्यादा एक्टिविटीज़ चल रही हैं। अच्छा, आपके क्या एक्टिविटी है? हमारी तो देखिए, हम तो हमेशा से, मेरे मन में, दिल में बक्सर बसा हुआ है। उसी को सोचते हुए मैंने सर्विस छोड़ा था। हमारे पिताजी, सर्विस तो आपने 13 में छोड़ा था। हाँ, तो उस समय से मैं लगातार समाज के कार्य में लगा। प्रधानमंत्री नहीं बने थे? हाँ, मोदी जी उस समय नहीं बने थे, मुख्यमंत्री थे। मैं उनसे मिला भी था, इस विषय पे बातचीत हुई थी। प्रभावित होकर? हाँ, बिल्कुल। और फिर मैंने भाजपा ज्वाइन भी कर लिया, और मैं एक कार्यकर्ता के रूप में भाजपा का हूँ, और बक्सर की सेवा में लगा हूँ। तो उसी समय से बक्सर ही रहते हैं, तो चूंकि आप तो पोस्टेड उधर महाराष्ट्र वगैरह में थे। लास्ट पोस्टिंग मेरी थी, ऐसे तो और भी बहुत जगह थे, लेकिन लास्ट पोस्टिंग हमारी महाराष्ट्र में थी, मुंबई में। तो फिर उसके बाद मैं सारा एक्टिविटीज यहाँ पटना में हम रहते हैं, बक्सर में भी, और गांव भी विजिट करते रहते हैं बीच बीच। क्या करते हैं क्षेत्र में पार्टी के लिए? तो मैं देखिए, जिम्मेदारी दी है पार्टी की जिम्मेदारी जो मेरे ऊपर है वो एक कार्यकर्ता की तरह है। तो मेन क्या है कि जो मोदी जी की जो पॉलिसीज हैं, जो एनडीए सरकार की जो पॉलिसीज हैं, उसको कैसे लोगों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि हमारे यहाँ लोग जो है ना बहुत भावुक, अनभिज्ञ, और वो नहीं समझ पाते हैं कि जो योजनाएं हैं सरकार की, उसका कैसे फ़ायदा उठाया जाए। तो अभी हमारे देखिए, सरकारी तंत्र में भी कुछ कमी है, जनप्रतिनिधियों में भी कुछ कमी है, चाहे किसी भी पार्टी के हों। तो सबसे पहले जनता को उससे जोड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक जनता जुड़ेगी नहीं, उनको महसूस नहीं होगा कि ये सरकार कितनी सारी योजनाएं लागू कर रही हैं। बहुत लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन अभी भी बहुत लोग वंचित हैं। उसके पीछे कारण है कि उनको जानकारी नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा मुहिम है कि वहाँ तो ये आप काम कर रहे हैं। तो हाँ। और नहीं घर घर जाकर करते होंगे ना? हाँ, नहीं, जैसे गांव में लोग इकट्ठा कर लिए एक जगह, गांव में गए, मीटिंग कर, हाँ, मीटिंग कर लिए। तो कितना गांव अभी तक टच किए होंगे आप? लगभग सारे गांव। कितने गांव हैं बक्सर में अभी? अब बक्सर में देखा जाए तो 2 ये हैं, 2 ब्लॉक हैं। एक तो जो है
बक्सर हो गया, एक चौसा हो गया। तो करीब 150 गांव के करीब बक्सर में हमने लगभग ये कर लिया है, और 78, 70, 80 के बीच में चौसा में है। अच्छा, हम्म। तो जा करके क्या बताते हैं लोगों के बीच में आप? सारी योजनाओं के बारे में, जितनी सरकार की योजनाएं हैं, क्या और क्या हमारी है सरकार की योजना, कौन कौन चल रही है? अभी तो तत्काल जो अभी ये जो बढ़ाया है ना स्कीम, और एक अभी जीविका दीदियों के लिए जो 10,000 का शुरू किया है कुछ रोजगार करने के लिए। ये तो बिहार सरकार की योजना है। बिहार सरकार केंद्र सरकार की क्या योजना अभी है केंद्र जिसे आप सरकार की बताते जैसे हैं? कि फसल बीमा योजना है। हाँ। तो हमारे यहाँ बहुत बड़ी कमी है कि लोग जो किसान है, किसान है, आपके यहाँ तो किसान का ही है मेन, हमारा क्षेत्र जो है किसान का ही है। और हम चाहते भी हैं कि कैसे, जैसे कि यहाँ रोजगार, लोगों के रोजगार की कमी है बक्सर में, तो हम चाहते हैं कि जो हमारा पास है, हमारी जो खेती वाली भूमि है, जो धान, चावल, गेहूं, धान, ये सब की जो खेती होती है, उससे संबंधित जो रोजगार धंधे हैं वो यहाँ चालू किया जाए। अभी लोग रोजगार, इसके में कुछ पहल आपने किया है क्या? अब तो मैं देखिए, मैं तो एक कार्य करता हूँ, एक मेरी कोई सामर्थ्य बहुत लिमिटेड है। 13 से आप हैं अभी तक, आप कर लिमिटेड ही है ना, हम कार्यकर्ता ही हैं, तो कार्यकर्ता की तरह का। यहाँ आपको कोई काम, संगठन में बड़ा काम नहीं दिया गया है? अब वो पार्टी का निर्णय है, उनको क्या लगता है। मेरा मेन उद्देश्य है समाज सेवा, लोगों को कैसे जोड़ा जाए, कैसे आगे बढ़ाया जाए, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में। तो आप तो मतलब चाहेंगे कि भाजपा आपको उम्मीदवार भी बनाए वहाँ? ये तो पार्टी का निर्णय है। अगर पार्टी को लगता है कि मैं सही हूँ, और पार्टी अगर आदेश कुछ कर देती है, तो निश्चित रूप से उसका पालन करूंगा। मैंने चुनाव लड़ेंगे आप? नहीं, हाँ, मौका मिलता है तो बिल्कुल। आपका बायोडाटा वगैरह मैंने ले लिए हैं, लोग दे दिए हैं। अब वो लोग जैसे मांगेंगे उसके हिसाब से हम करेंगे। तो अगर वहाँ बायोडाटा तो चलता है डिस्ट्रिक्ट से, तो वहाँ आप नहीं, वहाँ सबकी जानकारी में, ऐसा नहीं कि मैं कोई छुपा हुआ आदमी हूँ, अचानक उतर आया हूँ, या हवाई हूँ, या बाहरी हूँ, ये सब पॉइंट नहीं है ना। तो सारे लोग जानते हैं ना, तो अलग से सर्वे तो हुआ वहाँ सर्वे क्या है? आप लोग, आपका नाम है उस सर्वे में? अब देखिए, ये सब जानकारी सर्वे वाले तो बताएंगे नहीं, और सामने से हर कोई बोलेगा कि सर्वे में आपका नाम है। अच्छा। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है। अच्छा, IRS की सब इतना बढ़िया नौकरी था, आप छोड़ दिए कहीं राजनीति करने के लिए? नहीं, राजनीति करने के लिए नहीं। हाँ, समाज सेवा के लिए। और समाज सेवा में क्या है कि एज ए इंडिविजुअल, पत्नी उतनी आपको डांटी उठी नहीं? सब लोग डांटे, सब लोग नाराज थे कि कहाँ इतनी अच्छी नौकरी है, उसको छोड़ के जा रहे हो। लेकिन अब मैं तो उसको हासिल कर लिया था ना, तो मेरे को और कुछ आगे करना था। हमारे पिताजी हमेशा बोलते थे, क्योंकि हम लोग ऐसे क्षेत्र से आ रहे हैं ना, बक्सर का, चौबे का परसियां, हाँ, जो आपके गांव से भी नजदीक है। हमारा क्षेत्र याद कीजिए कितना पीछे चल रहा था। कोई बैंक में भी है लोग? हाँ, अभी तो हर सर्विस में लोग धीरे धीरे आ गए हैं। तो हमारा जो ये क्षेत्र है ना, ये समय से बहुत पीछे चल रहा है। बिहार पीछे चल रहा है, और उससे भी ज्यादा हमारा बक्सर में। आप मान लें कि टिकट मिल, क्या है बक्सर में, मैंने जो आप मैंने जो बक्सर में नहीं हो, जो आप चाहते हैं? हाँ, बिल्कुल, आपका ये क्वेश्चन तो बहुत सही है। तो देखिए, जब तक एक विजन लेके नहीं चलेंगे ना, आपके अंदर एक सोच होनी चाहिए कि आप कैसे आगे बढ़ाएंगे। अब मैं जब भी जाता हूँ, कोई भी पदाधिकारी रहता है तो मिलता हूँ, समझाता हूँ। अभी जैसे मैं हाल में ही, हमारे यहाँ कुछ महीना पहले नए DM आए, तो मैं मिलने गया था। मैं, ये दर्द मेरे अंदर है, इसलिए मैं ये बता रहा हूँ। मैंने बोला कि बक्सर का टाउन प्लानिंग कीजिए। ऐसे तो देखा जाए तो हर शहर का प्लानिंग टाउन प्लानिंग नहीं है। बेतरतीब ढंग से सारे शहर बढ़ रहे हैं, बक्सर में भी यही हालत है। आज पतली पतली गलियां हैं, ना वहाँ पे एम्बुलेंस पहुँच सकता है, ना वहाँ फायर ब्रिगेड की कोई ज़रूरत पड़ी तो वो पहुँच सकता है। तो ये बेतरतीब ढंग से, तो मैंने उनको समझाया कि आप सबसे पहला काम कीजिए कि टाउन प्लानिंग करा दीजिए। टाउन प्लानिंग से क्या होगा कि शहर व्यवस्थित ढंग से बढ़ेगा, और शहर का बढ़ना कोई नहीं रोक सकता है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लोगों का गांव से शहर की ओर शिफ्ट करते हैं, माइग्रेट करते हैं। तो अगर DM से बढ़िया होता है आप यहाँ नगर विकास मंत्री से मिल लेते, टाउन प्लानिंग को करा देते हैं। नहीं, DM से मिलने क्या नहीं, देखिए, टाउन अगर मंत्री से मिलते हैं तो वो भी एक सही पॉइंट है कि पूरे बिहार के हर शहरों का होना चाहिए। ये मेरे दिमाग में है, अब इनके दिमाग में भी आनी चाहिए बातें। तो बक्सर का तो मैं टाउन प्लानिंग DM से ही डिस्कस करूंगा ना, क्योंकि नीतिगत फैसला मैंने वो क्या करें। ये नीतिगत फैसला नहीं है, तो टाउन प्लानिंग है। मैंने उनको सजेस्ट भी दिया कि 2 ऑफिसर लगा दीजिए इस काम में, मैप लेके बैठ जाए, पहले प्रिलिमिनरी वर्क करें। आप बनाए हुए हैं? हाँ, मेरे पास टाउन प्लानिंग पूरा बनाया हुआ नहीं है, लेकिन एक कंसेप्ट है। तो उन्होंने बोला कि अभी कुछ उनका व्यस्तता कुछ चल रही थी, तो बोले कि बाद में हम और डिस्कस करेंगे, आप आके हेल्प कीजिए इसमें। मैं बोला कि बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, मेरे माइंड में कंसेप्ट क्लियर है।
अरे बेसिक शहर को विकसित करने के लिए 2 4 5 चीज़ें बेसिक होती हैं। रोड का, टाउन की बसेज की सर्विस हो, वन वे, आजकल शहर के नैरो रोड हैं तो वन वे टू वे कैसे करना है, यही सब है ना। आगे जो टाउन प्लानिंग है, आगे एरिया को आप डिमार्केट कीजिए, पहले सीवरेज सिस्टम बनाइए। शहर को विकसित करने में सबसे पहला चीज़ है सीवेज और सीवरेज सिस्टम होना चाहिए, वाटर सप्लाई का सिस्टम होना चाहिए। फिर सिटी के अंदर लाइटिंग सिस्टम कीजिए। अब कोई बोल रहा था कि बल्ब लोग तोड़ देते हैं, हमारे यहाँ थोड़ा सा ये चलता है ना कि कुछ नहीं, कोई चलते चलते पत्थर फेंक दिया, तोड़ दिया, कोई खोल लिया, इस तरह की। हम बोले इसका समाधान है, आपको सोचना पड़ेगा। 10% मान के चलिए, खर्चे में जोड़ लीजिए कि 10% टूटेगा तो उसको हमेशा रिप्लेसमेंट के लिए तैयार रही। तो आपके पास सोच होनी चाहिए। अब अच्छा, जैसे कि ये बताइए। पुलिसिंग है, बहुत एक और इम्पोर्टेंट चीज़ हमारे यहाँ पुलिसिंग है। तो आप हर चौराहे पे पुलिस बैठा दीजिए कि एक आदमी के अंदर सुरक्षा की भावना रहे। तो करने के लिए तो बहुत कुछ तरीके हैं करने अच्छा, का। ये हमको बताइए कि आप नौकरी छोड़ दिए, मैंने मैंने नौकरी छोड़ा, आपने समाज सेवा करेंगे, तो समाज सेवा के लिए बीजेपी की क्या जरूरत थी? आप तो ऐसे भी समाज सेवा कर सकते थे। बिल्कुल, ये भी बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखिए अभी क्या है कि अब हम सनातनी आदमी हैं, हमारे अंदर अच्छा। सनातन की भावना है, देश प्रेम की भावना है, देश को जोड़ने की हाँ। भावना, देश को आगे बढ़ाने की भावना। तो ऑप्शन तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेरे को तो सोचना पड़ेगा ना, कौन समाज हित में काम कर रहा है ज़्यादा, कौन देश हित में काम कर रहा है, कौन टुकड़े टुकड़े गैंग वाले हैं, कौन चाहते हैं कि जनता को भड़का कर अपनी रोटी सेकें। तो हमें ये लगता है कि एक बीजेपी या आज एनडीए की जो गठबंधन की सरकार है, तो इनके माइंड में देश के प्रति एक तब तो आप समर्पण। बक्सर के लिए कुछ आध्यात्मिक भी सोच होगी। हाँ हाँ हाँ, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखिए बक्सर एक प्राचीन काल से, पौराणिक काल से ये एक आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक केंद्र रहा है। यहाँ भगवान राम और लक्ष्मण की शिक्षा हुई थी। यहाँ ये विश्वामित्र मुनि का आश्रम माने रहा है यहाँ पे, जहाँ उनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। ये भगवान परशुराम की धरती है, ये वामन भगवान की धरती है, गौतम ऋषि थे यहाँ पे, और भी बहुत सारे ऋषि मुनियों का आश्रम था। तो हमने क्या किया था कि अभी हाल में कुछ समय पहले हमने गवर्नर साहब को एक ज्ञापन दिया था। उसमें हमने 4 जो सनातन धर्म से संबंधित हैं, हिंदू धर्म, जैन धर्म, सिख और बौद्ध, इनके प्रतिनिधियों को लेकर मैं गवर्नर साहब के पास गया था। देखा था मैंने। हाँ, तो कुछ ज्ञापन वगैरह ज्ञापन दिया था। गवर्नर साहब ने कहा कि हम कराएंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें हमारी 3 मांगे थी मुख्य। पहला है कि बक्सर को एक आध्यात्मिक और धार्मिक केंद्र की तरह विकसित किया जाए, और दूसरा था कि जो यहाँ पंडित पुजारी पुरोहित हैं अपने ये जो हिंदू धर्म या जैन, सिख और बौद्ध धर्म के, इनकी आर्थिक हालत बहुत दयनीय है। इनके पास कुछ स्किल नहीं होता है, तो इनका इनकम भी अनसर्टेन है। तो इनको दूसरे राज्यों, कुछ राज्यों देना चालू किए, उसी की तर्ज पर 25 से 30 हज़ार रुपया महीना दिया जाए, भत्ता दिया जाए। तीसरी मांग थी कि मंदिरों का सर्वे फिर से कराया जाए, क्योंकि BSBART ने सर्वे कराया था, जो न्यास संस्था है, उसने 2500 मंदिर रजिस्टर्ड दिखाए थे और 2500 अनरजिस्टर्ड। ये फिगर हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, 2500 अनरजिस्टर्ड कैसे होंगे, तो बक्सर में इससे ज़्यादा होंगे। तो सब मंदिरों का सर्वे करा के और उसको उसका विस्तृत ब्यौरा दिया जाए कि मंदिर कितना पुराना है, कितनी ज़मीन है, क्या स्ट्रक्चर है, और कौन पंडित पुजारी वहाँ पे उसको मेंटेन कर रहे हैं। तो ये सब ब्यौरा दिया जाए। इसके बाद हमने क्या किया था कि बक्सर में एक सनातन महासम्मेलन कराया था। तो उसमें मेरा ये उद्देश्य था कि सारी बक्सर की सारी जनता को उसमें शामिल किया जाए, हर वर्ग के लोगों को, स्त्री पुरुष सब, न जात पात, इन सबसे ऊपर उठकर। तो बहुत सक्सेसफुल हुआ वो हमारा महासम्मेलन, और उसमें हमने कुछ और मांगे जोड़ दी। तो उसमें पहली मांग थी कि चूंकि ये आध्यात्मिक जगह रहा है, सांस्कृतिक और बौद्धिक जगह रहा है, तो यहाँ पर एक चाणक्य विश्वविद्यालय बनाया जाए और उसके लिए 50 एकड़ जमीन सरकार की ओर से अलॉट किया जाए। ये मेरी मांग थी। उसमें पढ़ाई क्या हो, उसमें जितने भी अध्यात्म से रिलेटेड, अपने प्राचीन काल से रिलेटेड जितने धर्म ग्रंथ हैं, वेद, पुराण, उपनिषद, प्राचीन भाषाएं हैं, हमारा खगोल शास्त्र है, प्राचीन चिकित्सा पद्धति है, इन सब की पढ़ाई वहाँ कराई जाए। विश्व में एक यूनिक ये होगा, इंस्टीट्यूट होगा। और उसके साथ साथ एक रिसर्च इंस्टीट्यूट भी खोला जाए। तो रिसर्च इंस्टीट्यूट का क्या फ़ायदा होगा कि जो ये सब विषय हैं, इनसे संबंधित रिसर्च किया जाएगा और उसका फ़ायदा लोगों को मिलेगा, मानवता को मिलेगा। अब जब मैं आपको ये बताना बोल, जब मैं गवर्नर साहब से मिला था तो हम लोग सोचे थे कि ज्ञापन देकर चले आएंगे, लेकिन वो चूंकि सनातनी माइंड विचारधारा वाले हैं तो हमें बहुत अच्छा लगा। वो पूरा विस्तार से 1 घंटे तक। सनातनी है क्या सनातन विचारधारा? अब सनातन क्या है कि हमारी जो पुरानी धरोहर है, जो वर्षों से, हजारों वर्षों से चला आ रहा है,
जो हमारे जीवन जीने की शैली है, जो हमारे पूजा पाठ की शैली है, जो हमारा वसुधैव कुटुंबकम का जो सिद्धांत है, तो उसके अंदर ये सब गहन चीजें हैं। तो उसी को लेकर ये सनातन धर्म जो है वो आगे बढ़ रहा है। पैंट शर्ट सनातन धर्म है कि नहीं? नहीं, कपड़े हैं, पैंट शर्ट कपड़े हैं, तो धोती कपड़े में पैंट शर्ट, देखिए समय के साथ परिवर्तन होता है, सुविधा के अनुसार सनातन में परिवर्तन होता रहेगा। हाँ बिल्कुल, सनातन का मतलब ही है कि सदैव आप परिवर्तन लेते आइए समय के हिसाब से। प्रकृति का शाश्वत प्रकृति का शाश्वत नियम है। पहले तो लोग कपड़े भी नहीं पहनते थे, पत्ते से कपड़ा बना के पहनते थे, तो फिर धोती कुर्ता क्यों आया? फिर बोलिए कि धोती कुर्ता क्यों आया? धोती कुर्ता के बाद इम्प्रूवमेंट हो गया, तो जो हमको कन्वीनियंट लगे, सुविधाजनक हो। तो वो एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि गवर्नर साहब ने अप्रिशिएट किया इस बात को, बहुत लंबा डिस्कशन हुआ इस पे, धर्म ग्रंथों के बारे में, सबके बारे में, क्योंकि हमारे साइड से भी ज्ञानी लोग थे, और उन्होंने बोला कि आप पहले व्यक्ति हैं बिहार में, पूरे बिहार में, जो इन मुद्दों को उठाया है। और आज ये हालत है, माने इसका अच्छा प्रभाव ये हुआ कि बक्सर में भी बहुत सारे लोग इन विषयों को उठा रहे हैं, और मैं उनसे यही कहूँगा कि वो इस हमारे मुहिम का एक हिस्सा है, इस मुहिम के हिस्सा है, और जितने लोग हमारे से जुड़ेंगे उतनी हमारी मुहिम आगे बढ़ेगी। उसके साथ एक गवर्नमेंट ने एक और निर्णय लिया बक्सर के लिए 24 करोड़ 42 लाख रुपया विश्वामित्र पार्क बनाने के लिए। पहल के बाद लोग बोलते हैं कि आप क्रेडिट लेना चाहते हैं, मैं बोला कि नहीं, क्रेडिट के लिए काम नहीं हो रहा है, बट देखिए बहुत इतने सालों से लोग किए, डेवलपमेंट हो, हाँ इतने सालों से लोग कोशिश किए, नहीं हुआ, और जब मैं पहल किया तो ये काम हुआ, तो मैं निश्चित रूप से बोल सकता हूँ ना कि इसका प्रभाव है। बिल्कुल बिल्कुल। में और क्या करेंगे आप बक्सर में? जो आप बताया धार्मिक हो गया, और क्या है बक्सर में जो आप करेंगे? देखिए, इसका मैं एक पार्ट भूल गया बताना, जो गवर्नर साहब भी पूछ रहे थे कि आप धार्मिक केंद्र क्यों बनाना चाहते हैं, तो उसके पीछे सोच क्या है कि देखिए हमारे यहाँ बेरोजगारी है, आपके क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र में, पूरे शाहाबाद में और पूरे बिहार में। अब क्या होगा कि अब हमको लोग बोलते हैं कि IT हब बना दो, इंडस्ट्री खोल दो, नहीं, उसके लिए हम तैयार नहीं हैं, परिस्थितियाँ वहाँ अनुकूल नहीं है। तो हमारे पास जो है उसको हम विकसित करें। तो हमारे पास एक पुरानी धरोहर है, और ये धरोहर केवल बक्सर में ही नहीं है, और शाहाबाद का ही विकास नहीं होगा, ये पूरे बिहार में ये धरोहर है। बिहार के मिट्टी में हर कण कण में इतिहास बसा हुआ है, तो हर पूरे बिहार में इन चीज़ों को लागू किया जाए। और आप IT हब और कैसे खोल देंगे तुरंत? वातावरण अनुकूल होना चाहिए, लोग अनुकूल होने चाहिए, तो जो हमारे पास है उसको हम विकसित करें, आगे बढ़ाएं। तो उसमें देखिए इसका आर्थिक पहलू क्या है कि लोगों को जो रोजगार है ना वो बहुत बड़े स्तर पे मिलेगा। आज अयोध्या धाम, प्रयागराज, पर्यटन, धार्मिक पर्यटन स्थल, मेन तो है धार्मिक पर्यटन स्थल, हाँ, जो पंचकोशी यात्रा है एक, वो बहुत बड़ी धरोहर है हमारी, जो भगवान राम के टाइम से चली आ रही है। तो रोजगार मिलेगा ना। प्रयागराज में महाकुंभ के टाइम में एक नाविक जो 20 से 30 करोड़ रुपया कमाया था, ये न्यूज आया था। तो आप बताइए हमारे यहाँ नाविक का इनकम नहीं बढ़ जाएगा? हमारे यहाँ जो गाड़ियाँ हैं, होटल है, रेस्टोरेंट है, जो डिफरेंट चीज़ें हैं, दूध है, दही है, सबकी खपत बढ़ जाएगी ना, फल फूल सबका। तो रोजगार तो ऐसे ही मिलता है ना। रोजगार का कभी, जो यहाँ के लोग क्या समझते हैं रोजगार का मतलब गवर्नमेंट की नौकरी, बिल्कुल गलत। गवर्नमेंट एक लिमिटेड नौकरी दे सकती है, जो बड़े स्केल पे जो नौकरी आएगा वो बिजनेस और प्राइवेट सेक्टर से ही आएगा। आपने सुना, बड़ा बढ़िया से उन्होंने समझाया चौबे जी ने, विनोद चौबे जी ने, और ऐसे लोगों की ज़रूरत है। अब देखना होगा कि पार्टी इनके बारे में क्या सोचती है। हमने आपको इनसे, इनका इंटरव्यू आपने सुना, बेबाकी से इन्होंने जवाब दिया। कैसा लगा यह इंटरव्यू आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नमस्कार।